हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कवर कर लिया था। सो इन दिस लेक्चर वी गोना स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर गिवन और रादर शुड सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन और किस तरह का क्वेश्चन आपको इस साल पूछा जा सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो लेट्स जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दैट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी अ वायर इन अ फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। आपको एक यूनिफॉर्म इंडक्शन फील्ड बी गिवन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड है बी और आपको गिवन है अ वायर इन अ फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर रोटेट्स अबाउट द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये आपको गिवन है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड and it has been and it is also given to us that the total resistance of the circuit is R. Then we have to then it is required for us to calculate the mean power generated per time period of revolution. आपको बताना है कितनी पावर वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, now in order for us to solve this question, ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। we know that power is equal to E square over R and here and here E is equal to your potential. We are already aware of this formula, and R is equal to resistance, the value of which has been given in the question, and that value is equal to R. ये बात आपको पता है, क्वेश्चन में given है आपको। ठीक है, now since you need to understand this thing, that since the wire, that semicircular wire is placed in a magnetic field and that wire is being rotated, अगर वो वायर रोटेट कर रही है और वायर इस तरह से, आप देखिए वायर की पोजीशन किस तरह से रखी गई है। द वायर इज बीइंग प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। नाउ सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दिस इंप्लाइज दैट द फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट विल चेंज। अगर फ्लक्स चेंज कर रही है विद द सर्किट, तो आपको ये समझना पड़ेगा सिंस द फ्लक्स इज चेंजिंग विद द सर्किट, दिस मींस दैट आपको वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। सो आवर जॉब इज, इन ऑर्डर फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, our job is divided into different parts. The first part of our job is to calculate the value of E. हमें पहले E की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा. Only after that we'll be able to solve this question. Now, since the magnetic flux linked with the coil is changing, magnetic flux linked with the coil is changing, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा. And again I'm repeating myself, since the magnetic flux linked with the coil is changing and induced EMF will be produced in the circuit, and our job is first to find the value of this induced EMF. Now we know that. Now we are aware of the fact that phi is equal to BA cos theta, and from basic geometry we know that theta is equal to omega t. ये बात हमें पता है. So let's just substitute this value right here. This will give you the value of phi is equal to BA cos omega t. आपको ये वैल्यू गिवन होगी. एंड वी ऑल्सो नो दैट E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी. हमें ये बात भी पता है. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट दैट E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ B इंटू A इंटू कॉस ओमेगा टी. ठीक है, and since it is a semicircular, the circuit is a semicircular form, is in a semicircular form, this implies that E is equal to minus d by dt of B of pi r square by 2 into cos omega t. ठीक है, ये बात होगी ना. एंड व्हेन वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, वी गेट दैट E is equal to minus b pi r square omega sin omega t divided by 2. ठीक है, पहली चीज तो आपके लिए आ गई. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है. दे कैन इवन आस्क यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E. ठीक है, सो दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E. आपसे पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ E. ठीक है, नाउ ऑन सब्स्टिट्यूट, लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर वी गेट दैट पावर इज इक्वल टू E square over R, which gives us the value of B pi R square omega whole square of sin square omega t divided by 4R. ठीक है, ये चीज हमें पता लग गई. नाउ सिंस इट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मीन पावर, हमें क्या कैलकुलेट करना, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मीन पावर ऑफ द पावर जनरेटेड पर सेकंड. तो मीन पावर निकालने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द मीन पावर ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. एंड फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री,
from basic trigonometry we know that the mean power of sine square omega t is equal to 1 by 2. Please make sure that you always remember this result. ठीक है, इस रिजल्ट को आपको ऐसे ही याद रखना, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम. if you have basic mathematical knowledge, that's a good that's a plus point for you, because ये सब चीजें उन्हीं को आएंगी जिनको थोड़ी mathematical background जिनका strong होगा. ठीक है, if you don't have that kind of mathematical background, I would suggest कि आप इस result को directly ही याद कर लें. I would suggest that you remember this result directly, and now we will substitute this value right here. This will give you the value of p as value of b will be given as b pi r square omega whole square over 8r. So this will give you option number p pi r square omega square over 8r. Option number b will be your correct answer. This will be give you, this is your right answer, and this is your option number B. So आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, now before we move forward मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ that this question was asked in the year 2002. This question was asked in the year 2002 in our AIEEE examination, in AIEEE 2004 examination. And let me just tell you one thing, अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में है where you are required to substitute the mean value of sin square omega t, I would suggest that you skip this question. ये क्वेश्चन वो है if you don't have any if this is that kind of a question जो क्वेश्चन गलत होने के लिए पेपर में दिया जाता है. ठीक है, if you have a strong mathematical background, only then proceed with this question. Otherwise अगर आपको श्योरिटी नहीं है, I would suggest that you should leave these kinds of question. ठीक है, but मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए करवा दिया to tell you, give you a brief idea कि how to attempt these kind of questions. तो आपको इस चीज को you have to be very careful about this thing. Okay, now let's just move on to the second question. In the second question, it has been given to us that a solenoid of diameter 0.1 meter has 2 cross 10 raised to power 4 turns per meter. ये चीज आपको गिवन है. You have been given the diameter 0.1 meter and it has a diameter of 2 cross 10 raised to power -4 turns per meter. Okay, now the center of the solenoid has 100 turns coil of radius 0.01 meter placed with its axis coinciding with the solenoid axis. समझ पा रहे बात को? ये कह रहा है कि at the center of solenoid a coil of 100 turns, a coil of 100 turns, यहाँ पे please remember, you just skip this word, 100 turns of radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoidal axis. Okay, the current in the solenoid is reduced. The current in solenoid is reduced at a constant rate of 0 ampere to 4 ampere in 0.05 seconds. Okay, if the resistance of the coil is 10 pi square omega, we have to calculate the total charge flowing through the coil during this time. ठीक है, now before we start to answer this question, ठीक है, I would like to tell you that this question was asked in your NEET examination of the year 2017. This question was asked in NEET 2017. Okay, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, this question although is very easy but most of the students won't be able to solve this question, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. आप you have to be very careful. अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है. Now it has been mentioned in the question that the current of the solenoid reduces at a constant rate. That means if the amount of the current linked with the coil is changing, that means that the flux linked with the coil will be changing. अगर आपकी flux change कर रही है, this means that an induced EMF will be produced. And induced EMF will be produced. But in this case, since we have two coils, we will use the concept of mutual induction. ठीक है, I hope you are getting my point. इसमें बहुत this question requires the knowledge of large amount of concepts. आपको different concepts पता होने चाहिए. Only then you will be able to solve this question. ठीक है, now with let me just solve this question for you so that you can get a better understanding of this question. ठीक है, now according to the question आपको समझना पड़ेगा what has been given to you. ठीक है, तो in according to the question it has been given to you that R1 is equal to 1 over 20 meter. I have just simply calculated these results. Okay, N1 is equal to 2 cross 10 raised to power 4 and L1 is equal to 1 meter. ठीक है, ये चीज आपको गिवन है. सेकेंडली आपको ये भी गिवन है कि R2 is equal to 1 over 100 meters, N2 is equal to 100 turns and
ठीक है, ये चीज हो गई। L1 is 1 मीटर, इट हैज बीन आल्सो बीन गिवन टू यू। उसके बाद आपको गिवन है कि R2 की वैल्यू गिवन है 1/100 मीटर एंड कंसाइडिंग विद सोलेनोइडल एक्सिस एंड विद नंबर ऑफ टर्न्स एज 100, ये भी आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नाउ इट हैज बीन गिवन टू यू दैट करंट इज चेंजिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt इज इक्वल टू, कितना है करंट, कितने से चेंज कर रहा है, di/dt इज इक्वल टू 4 - 0 over 0.05 which is equivalent to 80 amperes per second. The rate of change of current is 80 amperes per second. Now see, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे if you have the basic understanding of this question. Otherwise आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, now you have to understand this thing. Now E is equal to, आपको you are already aware of this fact that E is equal to m of di/dt. ठीक है, now the problem arises that the value of m has not been given to you in this question. The value of m has not been given to you in this question, but we can calculate the value of m. Although the value of m has not been given to you, but we can calculate the value of m. अब m की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? Because of the result which we learned in the previous lecture. we learned that the value of m is equal to mu naught n1 n2 a2 over L into di/dt. This is something which we learned in the previous lecture. If you don't know this result, please refer to my previous lecture जहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, now we will simply substitute these values. What we're going to do is we simply going to substitute these values in the above equation and we will get the value of E. So on substituting the values we get that E is equal to 4 pi cross 10 raised to power minus 7 into 2 cross 10 raised to power 4 into 10 square pi of 1 over 100 whole square over 80, which will give you the value of E as 640 pi square into 10 raised to power minus 5. Now since we have to calculate the total charge, therefore we know that Q is equal to I into dt. This is something which we know, ये चीज हमें पता है। So this will give you this will imply that Q will be equal to E over R into dt, which will give you the value of Q as 640 pi square into 10 raised to power minus 5 over 10 pi square into 0.05, which will give you the value as 32 microcoulombs. And this was your final result. Okay, so this is what I'm trying to tell you. The questions जो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, तो questions are easy, but you have to use huge amount of concepts. आपके conceptual clarity is very much important for you. ठीक है, so I would suggest you कि आप इन results को बहुत अच्छे से याद करें. If you don't have the conceptual clarity of these questions, आपको questions करने में दिक्कत हो जाएगी. You won't be able to solve these questions. Okay, so this is why I'm suggesting you, please work hard. Please remember each and every formula and please make your formula notebook. Otherwise, you won't be able to solve these questions in examination. ठीक है, and practice a lot and lots of questions. Because you just need to remember this thing. Physics that time हमारे से नहीं आती, physics practice से आते, so you have to practice. Okay, now let's just move on to the next question. The next question में आपको क्या कह रहा है कि in a magnetic field as shown in the figure, two horizontal wires of same mass and length L1 and L2 are free to slide on the different vertical rails with velocity V1 and V2 respectively. If the resistance of the two circuitries are same and A1 and A2 are the acceleration of two horizontal wires respectively, the condition A1 and A2. अब आपको ये बताना है कि under what circumstances the value of A1 will be greater than A2. Under what circumstances the value of A1 will be greater than A2, and let me just write down the options for you. The first option is when L1 over L2 is equal to V2 over V1. Second option is when L1 over L2 is equal to V2 over V1 raised to power 1/2. Third option is when L1 over L2 is greater than V1 over V2 raised to power 1/2. And fourth option is when L1 over L2 is greater than V1 over V2.
These are your four options. Okay, so basically you are required to find the relationships between L1, L2 and V1 and V2, and these relationships will define what is the under what conditions A1 will be greater than A2, or rather under what condition the acceleration of the first uh, rail will be greater than the acceleration of the second rail. ठीक है ना. ऑल्दो दिस क्वेश्चन एट फर्स्ट ग्लांस लुक्स वेरी डिफिकल्ट, आपको जब इसको पहली बार देखेंगे आपको लगेगा इस क्वेश्चन में करना क्या है, बिकॉज दिस इज अ वेरी these kinds of questions scare people. Okay, but you don't have to worry about this thing. Okay, we will solve this question in a very simple way. ठीक है, हम इसको समझेंगे. ठीक है, to in order for us to solve this question, let's just read this question once again. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि in a magnetic field as shown, two horizontal wires of same mass, the masses of the two wires are same, and the length L1 and L2 are free to slide at on different vertical rails with velocity v1 and v2. Okay, if the resistance of the two circuits is the same, आपको क्वेश्चन में गिवन है if the resistances of the two circuits is the same, that is R1 is equal to R2 is equal to R. ठीक है, and we are required to find the relationship between A1 and A2, and we have to prove that A1 will be greater than A2 under which of the following situations. This is what we have to do. ठीक है, so in order for us to solve this question, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इन रेल्स के ऊपर फोर्स लग रही होगी, एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट F विल बी इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V ओवर R. दिस इज अ रिलेशन व्हिच वी डिराइव्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं. लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन अ मच बेटर वे. ठीक है, इफ यू ड्रॉ द फीड बॉडी डायग्राम ऑफ दिस इक्वेशन, if we draw the feed body diagram for a rail, let's just say this is a rail, and if we draw the free body diagram for this rail, we will find that mg will be acting in this direction, while ma1 will be along this direction, and b square L square V over R will be along this direction. So from this free body diagram we find that क्योंकि रॉड नीचे को गिर रही है, रेल नीचे को गिर रही है, एंड इफ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द अपर डायरेक्शन along with the direction of this in which this rod is moving. ठीक है, तो अगर हम इसमें इन चीजों को सॉल्व करें, वी फाइंड दैट बी स्क्वायर एल स्क्वायर V1 over R minus mg will be equal to ma1. Let this be equation number 1, and b square L2 square V2 over R minus mg will be equal to ma2. Let this be equation number 2. ठीक है, now what we're going to do is we're going to simply subtract both these equations. Okay, so let's just subtract both these equations. 2 minus 1 implies that, or rather I should say ma1, let's just subtract 1 from 2. Okay, so 2 from 1 we will get the 1 minus 2 implies, if we subtract both these equations, we get the relationship as a1 minus a2 is equal to b square over mr L1 square V1 minus L2 square V2. ये चीज हो गई. Now remember this thing, in order for a1 to be greater than a2, for a1 to be greater than a2, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, this equation is constant. So if a1 has to be greater than a2, this implies that L1 square V1 minus L2 square V2 should be greater than equal to 0. This will imply that L1 over L2 will be equal to V2 over V1 raised to power 1 by 2. And this is your required answer, which is your option number B. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी. दिस क्वेश्चन ओनली इन्वॉल्व अस टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके, आपको बस ये एहसास होना चाहिए था कि फॉर a1 टू बी ग्रेटर देन a2 दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. फॉर a1 टू बी ग्रेटर देन a2, आपको बस इस चीज का एहसास होना चाहिए था कि दैट दिस वैल्यू should be greater than 0. Only then the equation like a1 greater than a2 will be satisfied. Otherwise there was no other way to solve this question. ठीक है, now let's just move on to the next question. The next question says that consider an electric field E naught x cap. That means that the electric field is along x cap. ठीक है, where E naught is constant. The flux through the shaded area, we are required to find the flux through the shaded area due to this field. We are required to find the flux in this area due to
due to this electric field. Okay, now let's just try and understand this question for a moment. Now see, it has been given to us that E vector is equal to E naught of x cap. ठीक है, so what does this mean? This means that the electric field is along x axis, यही चीज है, ठीक है. Now we are required to find the flux through the shaded region. Now remember this thing, although this question is being given in this electromagnetic induction, the only reason this question is being discussed in this topic is because the topics of flux are same for magnetic or electric flux. Okay, so these same concepts will be applied. ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. ठीक है, now we know that since we are required to calculate the flux, we know that phi is equal to E vector dot A vector. ये बात हमें पता है. Now E vector is already given to us in this question. We know that E vector is given. Now we are required to find the A vector. Now A vector की अगर हम बात करते हैं तो A vector will be equal to, assuming that this is a P, here we have Q, here we have R, and here we have S. So A vector will be given as PQ vector cross PS vector. ठीक है, so the PQ vector is equal to 0 x cap plus a y cap plus 0 z cap cross a x cap plus 0 y cap plus a z cap, which is equivalent to a square x cap minus a square z cap. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये उठती है, आई होप यू नो हाउ वी कैलकुलेटेड दिस थिंग्स. ओके, पी क्यू वेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया. सो पी क्यू वेक्टर को कैलकुलेट कैसे किया हमने, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वी नो दैट पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 a 0 minus 0 0 and 0. ठीक है, एंड सिमिलरली योर PS vector will be equal to a0 a minus 0 0 and 0. ठीक है, तो ये दिस इज बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आप इन दोनों को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट्स. ओके, एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं ज्यूमिंग, अगर हम इसको स्टडी करें तो ये दिस इज योर एक्स कैप अलोंग एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. वी जस्ट यूज दिस रिजल्ट्स ऑफ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वी गेट दिस आंसर. ठीक है, सो दिस विल इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ फाई will be equal to E vector dot A vector, which will give you the value as E naught x cap into A square x cap minus A square Z cap, which is equal to E naught A square. Phi is equal to E naught A square, and this is your required answer. The same question can be asked for magnetic field, so please be careful. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर P and Q are two coaxial conducting loops. ठीक है, P and Q are two coaxial loops which are separated by some distance. Okay, okay, now when switch S is closed, जब मैंने S को क्लोज किया, a clockwise current IP flows in P. a clockwise current IP वो आपको नजर आ रहा है. दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द करंट इन पी इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट मीन्स दैट दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, induced current and IQ flow and an induced current IQ1 flows in Q. The switch remains closed for a long time. Now when S is open, the current IQ flows in Q, IQ2 flows in Q. Okay, then the direction of IQ1 and IQ2, we have to calculate the value of direction. We have to simply calculate the direction of IQ1 and IQ2. ठीक है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. देखिए, व्हेन वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लेंजेस लॉ. दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंजेस लॉ. ठीक है, जब हमने लेंजेस लॉ किया था, द लेंजेस लॉ वी स्टडीड दैट in Lenz's law we studied that the direction of the induced current or induced electromagnetic
force, or rather I should say the direction of the induced current and the induced EMF is such that it opposes the cause of its production. वो अपने cause of production को क्या करता है, oppose करता है. So in order for us to solve this question, we have to keep that concept in mind. We have to keep the Lenz's law in our mind. If you are not comfortable with Lenz's law, you can use the Fleming's right hand rule, but I think Lenz's law is much easier than using the Fleming's right hand rule. Okay, so we will be solving this question with the help of Lenz's law. Okay, now see, in the question it has been given to us that when switch S is closed, the current in the coil P increases and it flows in clockwise direction. Okay, okay. So what does this mean? Now see, it has been given to us that when S is closed, according to the question it has been given to us when S is closed. इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, please wait. It has been given to us that in case one it has been given to us that when S is closed, what happens? If S is closed, the current in P is produced in clockwise direction. And this has been given to us according to the question in clockwise direction. ठीक है. So इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, since the current is changing, अब थोड़ी देर के लिए clockwise and anti-clockwise अगर हम भूल जाए ना, since the current is changing, जब मैंने इसको immediately on किया, the current की value 0 से maximum value तक जाएगा, that means the value of the current has changed. Now since when the value of current changes, a magnetic field is induced, magnetic field की induction होगा. ठीक है, ये बात हो गई. तो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स. सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. अब आपको समझिए, when S is pressed, when S is closed, or rather should say when S is pressed, तब क्या होगा? The value of the current in coil P will change from 0 to maximum. वो होगा. And according to the question, it has been given to us that the current is flowing in a clockwise direction. All these concepts are clear to us. ठीक है. Now listen to me very carefully. Now when the value of the current is increasing from 0 to a maximum value, what is happening that due to this increase in current, the flux linked with the coil is changing. As a result of this change in flux, a current will be induced in coil Q. And that current is equal to IQ1. And according to Lenz's law, the direction of current in IQ1 will be such that it opposes its cause of production. वो क्या करेगा? अपने cause of production को oppose करेगा. अब क्योंकि उसको अपने cause of production को क्या करना है? oppose करना है. Now since the current in Q has to oppose its cause of production, so according to this Lenz's law, the induced current in the Q will be in anti-clockwise direction. Again इस चीज को हम समझ लेते हैं कैसे आया. See, अब आपको ये समझना पड़ेगा, magnetic flux is linking. This means that उसको अपने cause of production को क्या करना है? चेंज करना है, अपोज करना है. दैट इज द रीजन व्हाई अकॉर्डिंग टू लेंजस लॉ आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलती है. ठीक है. उसी तरह से अगेन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड केस. इन द सेकंड केस व्हाट इज हैपनिंग इज वी ओपनड द स्विच S. व्हाट वी डिड in case number 2, what we did when S is opened. Now as soon as S is opened, what is happening? The current in P will decrease. क्या करेगा? करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. Now as a result of this decrease in current, again current IQ2 will be induced, and according to the Lenz's law,
the direction of the current in in IQ in the second coil Q will be such that it opposes the cause of change in its flux. क्योंकि जब current change कर रहा है, again the value of the current is reducing to zero, the flux is again changing. तो अब जो current की value होगी वो इस तरह से होगी Q में कि वो अपने cause को क्या करे, oppose करे. It will oppose the decrease in current, and that will be possible only when the direction of the current in Q IQ2 will be in clockwise direction. ठीक है. So the correct answer for this question is IQ1 is clockwise while IQ1 is anti-clockwise while IQ2 is clockwise. So option number D is your correct answer. ठीक है. Now let's just move on to the next question. Next question को ध्यान से देखते हैं. In the next question it has been given to us that a rectangular loop has a sliding connector PQ. It has been given to us a sliding connector PQ of length L and resistance R omega, and it is moving with a speed V as shown in the figure. Okay, the setup is placed in a uniform magnetic field going into a plane of the paper. Okay, and the value of the three currents I1, I2 and I वो आपको calculate करनी है. This is a very easy question. ठीक है. So question is easy, but let's just try to solve this question. Okay, now listen to me very carefully. You have to listen to me very carefully. Okay, in this case it has been given to us that we have a rectangular loop of a sliding connector PQ. PQ can move across the length and the resistance of this PQ is R omega. ठीक है, and it is moving with velocity v. ये भी आपको given है. The setup is placed in a uniform magnetic field and we are required to calculate the values of I1 and I2. ये values आपको calculate करनी है. Now let's just solve this question. Now since this whole setup is placed inside a magnetic field and the direction of magnetic field is such that it is going into the plane of the paper, that means the direction of the magnetic field is like this. This is the direction of your magnetic field going into the plane of the paper. ठीक है. Now we have already discussed this point in our previous lectures that when the length, or rather we should say when the area associated with the circuit will change, this means that the current will be induced, and in this case since the rod PQ is moving towards right, this means that the area is increasing across right. आपका area increase करना है. Since area is increasing, the amount of the flux linked with the circuit is changing, that flux is increasing and that means the induced EMF will be produced. ठीक है. So this means that हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, an induced EMF will be produced in arm PQ, and the value of that induced EMF will be equal to BLV. We have already discussed this thing. ठीक है, ये चीज हो जाएगी. ठीक है. एंड देन अब आपको यहां पे एक बात और समझनी पड़ेगी. It has been given to us that the resistance of this wire is PQ is R. This is nothing but the resistance it has been given to us in this question. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, all these resistances are connected in parallel. Both these resistances are connected in parallel, which will be in series with the third resistance. आपको बात समझ आ रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस, ये जो दिस गिवन रेजिस्टेंस R is in series to the parallel resistances R. तो यानी कि इस पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस इज गिवन एज R into R over R plus R which is equal to 3R/2. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बट कौन से रेजिस्टेंस किसके पैरेलल है. मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूँ कि द रेजिस्टेंस R in arm and other resistance R resistance in arm जो है आपको गिवन है PQ में है. एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, other two resistances
are in parallel to are in arm. ओके, इस चीज का आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें यहां से क्लियर हो गई। दिस इज योर एंटायर रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो लेट मी जस्ट rub this thing, okay, and we will continue from here. ठीक है, so this is your net resistance. ठीक है, now let's just solve from here. Okay, now since this is I, this implies that the value of current in the circuit will be given by E over R dash. ठीक है, so this will give you the value of I as E over R dash is equal to BLV over 3R by 2, which is equal to 2 BLV over 3R. Okay, now remember this thing that this question can be asked in your final examination. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको कैसे निकाला। ठीक है, this is the value of I. This implies that I1 will be equal to I2 will be equal to I by 2 because the current is bifurcating into two equal parts. Okay, so this will be given by I by 2, which is will be equal to BLV over 3R. ठीक है, this means that the correct answer for you will be option number C. ठीक है, now let's just move on to the next question. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, now before we move forward मैं आपको ये बात बता देता हूं कि that this question was asked in your AIEEE 2010. ठीक है, now let's just move on to the next question. The next question is the current I in a coil varies with time as shown in the figure. The variation of the induced EMF in the tie will be. Now before we solve this question again, this question was asked in your AIPMT prelims 2011. AIPMT prelims 2011. This question was asked in this year. Okay, so this is a very easy question. बहुत ही easy question है if you have the basic understanding of the concepts. अगर हम इस question को बहुत ध्यान से देखते हैं, we can see that in this diagram we find that the value of current is increasing from 0 to t by 4. We can see that the value of current is constant from 0 to t by 4. ठीक है, इसको समझते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। नाउ लेट्स जस्ट सी, नाउ वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस L di over dt. This is something which we know. Okay, we are talking about self induction and we know that E is equal to minus L di by dt. ठीक है, now इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, only then we will be able to solve this question. Okay, so if we look at this question very carefully, okay, now if we look at this question very carefully, we find that from t is equal to from 0 to t by 4, from 0 to t by 4, we see that di over dt is equal to a constant. We find that the slope di by dt is equal to constant. ठीक है, सो अगर di by dt आपका कांस्टेंट आ रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट E is negative and constant. Again I am repeating myself, ये चीज कैसे आई? Because we know that E is equal to minus L by dt. Now since di by dt कैसा आ रहा है? This value is coming out to be positive for the region 0 to t by 4. अगर ये value positive है आपके पास, this means that the EMF will be positive, EMF will be negative and constant. तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो रिलेशनशिप आएगा किसके बीच में, द ग्राफ बिटवीन EMF एंड टाइम t will be like this for time period 0 to t by 4. After from t by 4 to t by 2, we see that di over dt is equal to 0. इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि your relationship, the value of E will be equal to 0 from t by 4 से t by 2 तक. This means that this will be your value of t by 2.
after from t by 2 to 3 t by 4, we find that di over dt is equal to negative. This implies E will be equal to positive and constant. तो आपके पास जो कर्व निकल के आएगा that will be like this for 3t by 4. So the correct answer for this question will be option number B. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. ठीक है. Now let's just look at the next question. In the next question, it has been given to you that the current I in the inductance is varying with the time according to the plot shown in the figure. Which of the following is the correct variation of voltage with time in the coil? आपको चीज समझनी पड़ेगी. ठीक है. Now this question was asked in your AIPMT 2012. ठीक है. The previous question was asked in AIPMT 2011 and this question was asked in the AIPMT 2012. ठीक है. Again, इस क्वेश्चन को हम फिर से ध्यान से देखते हैं. We find that for region t is equal to 0 to t is equal to t by 2. हमें एक चीज नजर आ रही है कि that di over dt is equal to positive and constant. नजर आ रहा है चीज हमें. ठीक है. And from t by 2 to t, we find that di over dt is equal to negative. ये चीज हमें नजर आ रही है. सो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब आपको ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि as v is equal to L of di over dt, which is equivalent to positive from t is equal to 0 to t is equal to t by 2, and v is equal to L di by dt is equal to negative for t by 2 to t. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है? दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. आई होप ये सारी बातें आपके लिए क्लियर हो रही है कि हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. ठीक है. Now let's just look at the next question. The next question says that a metallic rod of length L is tied to a string of length 2L and it is made to rotate with angular speed omega, okay, on a horizontal table with one end of the string fixed. If the vertical magnetic field B is in the region, the EMF induced across the ends of the, we have to calculate the EMF induced across the ends of the rod. आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि दिस इज इन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद दिस क्वेश्चन. बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, मैं आपको ये बात बता देता हूं कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर जेईई मेंस 2013, जेईई मेंस 2013, and this is a very easy question. Okay, this question although looks very difficult, but this is indeed a very easy question. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं. क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? आपको ये कह रहा है कि metallic rod of length L is tied to a string of length 2L and is made to rotate with an angular speed of omega. जब मैं उसको ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और ऐसे रीजन में रोटेट कर रहा हूं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है. सो this will mean that the value of magnetic field, that magnetic flux will be changing. अगर आपका फ्लक्स चेंज कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है. दैट इज द रीजन व्हाई कि आपको यहाँ पे ईएमएफ की इंडक्शन की वैल्यू पूछी गई है. नाउ E is equal to d phi over dt. This is something which we know, which will be equal to b dA over dt. ठीक है. And let's just calculate the change in area. तो change in area कितना होगा? b into p pi into 3L square minus 2L whole square over 1 over n. ये बातें आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ E as b pi n into 5L square. b pi n into 5L square. अब n क्या है यहाँ पे? So n is nothing but your number of उसकी टाइम पीरियड का ऑपोजिट, नथिंग बट टाइम पीरियड का ऑपोजिट जो है दैट इज समथिंग दैट हैज बीन गिवन टू यू. ओके, सो E is equal to something like this. So we know that E will be equal to
b into pi into 2 pi into n into 5 by 2 of L square, and 2 pi n will be equal to your frequency. E is equal to b pi into omega into 5 by 2 of L square, and this will be equal to E is equal to 5 by 2 b omega L square. Omega is nothing but your frequency. So option number C is your correct answer. ठीक है, क्लियर होगी बात, इजी क्वेश्चन था. ठीक है, now let's just move on to the next question. This question was asked in your AIMS 2015 examination. Okay, so इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा. This is your F. Okay, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A wire having mass m and length L can freely slide on a pair of parallel smooth horizontal rails placed on a vertical magnetic field B. The rails are connected by a capacitor and the capacitance C. The electrical resistance of the rails and the wire is 0. Okay, if a constant force F acts on the surface as shown in the given below, then the acceleration of the wire can be given by. आपको acceleration of the wire को यहाँ पे calculate करना है. This question is an easy question. Question इतना difficult question नहीं है. This is a quite easy question. जरा इस question को समझते हैं, आपको समझते हैं question में करना क्या है. ठीक है. Now we are required to find the acceleration. ठीक है. So in order for us to calculate the acceleration, let us assume that at time t v is equal to velocity of wire. This is something which we are assuming, velocity of wire. ठीक है. Now we know that EMF induced in this diagram will be equal to E is equal to BLV. ठीक है. And a capacitor is here, and we know that capacitance Q is equal to C into E, which will be V. Q is equal to CV होता है. So V is given as E, so we will get the value of Q as C BLV. ठीक है, this is a very important question. And now this will give you the value of I as dq over dt. Let's just substitute the values. With it will give you CBL into dV over dt, which will be equal to CBL into A. Clear होगी बात? Therefore the force on wire F dash will be equal to IL of B, which will be equal to CB square L square of A. We simply substitute this value here. Okay, clear होगी बात को? Therefore the net force in the direction of motion of conductor is F minus F dash will be equal to m. This is something जो basic आप उसको solve करके आते हो. This will give you the acceleration as F over m plus CB square over L square. ठीक है. इस पूरे क्वेश्चन को solve करने की की क्या थी? If you are aware of this fact, अगर आपको ये चीज पता है, आपको ये चीज यूज करने आती है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. Now let's just look at the next question. This question was asked in the next question which we are going to do is, this question was asked in the year of NEET 2019. ठीक है. This question was asked in NEET 2019. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? An 800 टर्न कॉइल, N की वैल्यू आपको गिवन है, इफेक्टिव एरिया आपको गिवन है, इसका परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू गिवन है. When the plane of coil is rotated by 90 degree, theta is given. In time t is equal to 0.1, the EMF induced in the coil will be कितना? इजी क्वेश्चन है, सिंपल एक रिजल्ट आपने यहाँ पे यूज करना है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ करने को है ही नहीं. ठीक है. सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. ठीक है. अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपको सारी क्वांटिटीज गिवन है, वी सिंपली हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और हमें पता है कि E कितना होता है? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी. ठीक है. सो फाई इज इक्वल टू NBA cos theta 2 minus cos theta 1 over dt. So let's just substitute these values. On substituting these values, we get 800 into 5 negative sign के साथ minus 10 raised to power minus 5 into 0.05 into cos 90 minus cos 0 over 0.1. So this will give you the value of induced EMF as 0.02 volts. ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगी.
ठीक है, so this was your answer and let's just look at the next result and this question was also asked in your NEET 2019. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इज नॉट यूज्ड। सो ये चीज मैंने आपको कही थी कि प्लीज मेक श्योर आप एग्जांपल्स को याद करके जाइएगा, आपके रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो इट वाज मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक हीटर। सो वी नो दैट in all these questions your eddy currents are used except for electric heater because electric heater works on the principle of your Joule heating। ठीक है, सो विद दिस आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब हम इसके प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे हम तब करेंगे। ठीक है, नाउ अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछी थी, वन ऑफ यू आस्क्ड मी important topics from chemistry, basically from class 11 that will help in class 12th। okay, so अगर आप इनकी बात करते हैं, इसमें मैं आपकी ज्यादा गाइडेंस तो नहीं दे सकता, बट समथिंग विच आई कैन टेल यू इज, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री especially the topics of your mole concept, okay, आपका mole concept, thermodynamics and your equilibrium, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, बहुत ही अच्छे से। इनफैक्ट आपको यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4 चैप्टर्स जो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट विल हेल्प यू इन योर क्लास 11 स्टडीज फिजिकल, सॉरी इन योर क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो इन क्लास 12 जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स जैसे टॉपिक्स को कवर करते हो, दोस टॉपिक बिकम्स काइंड ऑफ केक वॉक फॉर यू। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11 जो आपको आपकी क्लास 12 में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड्स दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सिर्फ पहले एक बात बताना चाहता हूं, जितना आपको एनसीईआरटी में गिवन है, डोंट गो आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी। जितना एनसीईआरटी में गिवन है, आप एनसीईआरटी के सारे जो दोनों टॉप चैप्टर्स हैं, बोथ चैप्टर्स, इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा, अकॉर्डिंग बोथ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज दीज चैप्टर्स विल ले द फाउंडेशन फॉर योर क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लस अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना ही करना है, उसके बाहर नहीं जाने की जरूरत है। डोंट गो विद योर मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ऑल दोस थिंग्स, आपके लिए वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी अलोन प्लीज, एंड प्लीज मेक श्योर जो आपके सॉल्ट एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो आप लैब में परफॉर्म करते हो, आप उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। एंड जितना भी एनसीईआरटी में गिवन है, यू हैव टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग, उनकी बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक है। एंड इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मोर और लेस कर लेते हो, बट इन केमिस्ट्री ये 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द रिवीजन, कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। सो इफ यू टॉक अबाउट द रिवीजन, अगर मैं रिवीजन की बात करूं आपके लिए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी, रिवीजन इस तरह की है कि रिवीजन आपको बहुत करनी पड़ेगी, बिकॉज योर नीट एग्जामिनेशन रिक्वायर्स योर रिवीजन। जितना आप रिवाइज करोगे चीजों को, आपको उतनी ज्यादा मेमोरी में आपको फीड रहती है। ठीक है, फॉर फिजिक्स किस तरह से रिवाइज करना मैंने आपको बताया है, वो आप प्रीवियस टॉपिक में देख सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, रिवीजन जिस तरह से आप फिजिक्स में करते हैं वैसे आप केमिस्ट्री में कीजिए। कि अगर आप let's just say if you are now if you are moving to the class 12th, okay, so when you are studying your class 12th first chapter, let's just say you are moving with electrostatics, जब आप electrostatics करो उस टाइम पे आप kinematics को, मतलब kinematics के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, the same process can be done for your chemistry। if you are, let's just say if you are doing electrochemistry in class 12th, तब आप क्या कीजिए, आप अपनी क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट को पकड़िए, मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से कीजिए, गो विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डोंट रीड द चैप्टर दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप, क्योंकि आप उस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़िए एंड जस्ट डू द क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्लास 11th। ओके, अगेन इफ यू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, जैसे वो मूविंग टू केमिकल काइनेटिक्स, जब आप केमिकल काइनेटिक्स कवर कर लेंगे, केमिकल काइनेटिक्स करें, देन स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, लेट्स से यू स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को कर लीजिए। ठीक है, दिस इज हाउ यू रिवाइज एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। जितना पीवाईक्यू आप कर सकते हैं, दे आर लाइक अ गोल्ड माइन फॉर यू। जितना पुराना क्वेश्चन होगा, स्पेशली फ्रॉम आईआईटीज, आईआईटी का मेंस का जितना पुराना क्वेश्चन होगा, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज आई एम टेलिंग यू
प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चंस जो होते हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे चले जाते हैं, आपको वो करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी कि जिसमें आप कह रहे थे कि टीचर्स आपके नंबर काट रहे हैं कि यू आर राइटिंग द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जाते हो या स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं, आपको वहां पे रेफरेंस बुक से ही लिखना पड़ता है, बिकॉज आपको डाटा ज्यादा चाहिए होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अगर आप एनसीईआरटी से लिखने जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी में वहां पे 2 या 4 लाइनों में वो खत्म कर दिया होता है, ठीक है। When you go with your reference book, मैं आपको पहले कहा है फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गो विद द रेफरेंस बुक, उसके सारे क्वेश्चंस को कीजिए, एनसीईआरटी के सिर्फ आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, नथिंग मोर नथिंग लेस, आपको सिर्फ उतना ही करना है। ओनली थिंग विच यू हैव टू डू विद योर फिजिक्स एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स इज जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी, एंड इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट गो विद योर रेफरेंस बुक एंड सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। एग्जामिनेशंस में आपको रेफरेंस बुक वाला ही लिखना पड़ेगा, तभी नंबर देंगे। दिस इज समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज, मैं प्रॉब्लम ये भी है कि मैं समझ भी सकता हूँ और नहीं भी समझ सकता हूँ। समझ में इसलिए सकता हूँ बिकॉज इफ यू हैव समथिंग लेट्स से 5 मार्क क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू, तो फिर आप उसमें कैसे लिखोगे? एनसीईआरटी में इतना डाटा नहीं होता, वो दे एज्यूम दैट यू नो some of the concepts, तो वो क्या करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं, बट इन रेफरेंस बुक ऑल दोस टॉपिक्स आर रिटन इन कंप्लीट डिटेल, तो आपको वो फाइनल एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करते हैं, दैट हेल्प यू विद योर नीट एग्जामिनेशंस, ओके। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। सो आई होप आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। इफ यू हैव सम मोर डाउट्स प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऑन दैट नोट हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much, and please make sure you like, share and subscribe to my videos. Thank you so much. Good night, bye bye, take care and best of luck.